हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेशन की बात समझ ली थी। अब क्लोरोप्लास्ट में एटीपी फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म है, उसकी बात समझनी है, कैसे एटीपी बनता है। अभी तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब समझा था, टाइप समझा था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये देख लिया था। अब मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन करता है एटीपी फॉर्मेशन को, उसकी बात करेंगे। और इस मैकेनिज्म का नाम है कीमो ऑस्मोटिक, केमी ऑस्मोटिक, या कीमो कुछ जगहों पे मिलेगा, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये हाइपोथेसिस है। ये क्या है? हाइपोथेसिस है, प्रूवन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है। ये साइंटिस्टों का मानना है, ऐसा होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब ये है। इसको प्रपोज किसने करा? पीटर माइकेल ने 1961 में, कि हमारा एटीपी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, कैसे बनता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं, जिसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेस्पिरेशन के टाइम पे चलता है। तो दोनों जगह ये मैकेनिज्म सेम एप्लीकेबल है। एक आप यहाँ पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में सेम यही मैकेनिज्म आपको रिपीट करना है, तो उधर आपको यही सेम पढ़ना होता है। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है? एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये किससे लिंक्ड है? प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट पे बेस्ड है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन कंसेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, अभी माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करूंगा। क्लोरोप्लास्ट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है। ल्यूमेन में H+ का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो थाइलेकोइड के बाहर वाला हिस्सा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, इधर H+ का कंसेंट्रेशन या प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। दैट इज अ डिफरेंस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, और इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसी को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस पर बेस्ड है एटीपी की सिंथेसिस का मैकेनिज्म। क्या होता है देखना, क्लोरोप्लास्ट में देयर आर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, है ना, और इसी के अक्रॉस ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और यही जब माइटोकॉन्ड्रिया में बात करेंगे, तब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आता है, उसके अक्रॉस बनता है। अब इस हाइपोथेसिस में या सिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या क्या कॉज कराता है? द स्टेप्स ऑफ कॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। क्या क्या कारण, क्या क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, डेवलप होता है फोटोसिंथेसिस में? तो सबसे पहला रीजन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगर आपको याद हो तो थाइलेकोइड जो हमने मेम्ब्रेन पढ़ी थी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में PS2 की जब बात हुई थी, तो ये PS2 इनर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आसपास लोकेटेड होता है, और PS2 ही हमारा एसोसिएटेड होता है किसके साथ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के साथ। तो ल्यूमेन में H+ कंसेंट्रेशन बन जाएगा। H+ कंसेंट्रेशन मतलब वाटर का स्प्लिटिंग से H+ प्रोड्यूस होगा, वो ल्यूमेन में रहेगा। तो एक तो रीजन ये है कि यहाँ पे H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ने का स्टेप, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने का। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, H+ आयन प्रोड्यूस होता है स्प्लिटिंग से, और ये एक्युमुलेट हो जाता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में। दूसरा रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू फोटो सिस्टम, प्रोटॉन एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन ETS चल रहा होता है, तब जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ, एक वो रीजन है। दिस हैपेंस बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम फियोफाइटिन कहते हैं, ये लोकेटेड होता है टूवर्ड आउटर साइड। फियोफाइटिन PS1 का जो अपना PS2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, वो बाहर की तरफ लोकेटेड होता है मेम्ब्रेन के, और ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। बट एक हाइड्रोजन कैरियर भी वहां पे लगा होता था, अगर आपको याद हो तो, प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है? वो प्रोटॉन पंप करता है इनसाइड द ल्यूमेन। अब आपको
इस डायग्राम को एक बार देखना पड़ेगा, तब जाके बात ये क्लियर होगी। इधर देखो, यहाँ ये तो PS1 है, PS2 को देखना होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, पिक्चर को। PS2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है प्राइमरी वाला, वो फियोफाइटिन है। जो ETS अपना इलेक्ट्रॉन मूव करता है डाउन हिल, तो यहाँ बीच में प्लास्टोक्यूनॉन होता है। प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा वाले रीजन से, स्ट्रोमा मतलब आउटसाइड द थैलाकोइड, यहां से H+ को पंप करता है ल्यूमेन में। ल्यूमेन में ये प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोनेटेड प्लास्टोक्यूनॉन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ल्यूमेन में एक रीजन ये है कि H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ता है। तो दो रीजन हो गए, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दूसरा ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन तो कैरी करता ही करता है, साथ में क्या करता है आपका हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप कर देता है। तो दूसरा रीजन ये है। अब तीसरा रीजन क्या है वो देखो, ठीक है। देखो, तो प्लास्टोक्यूनॉन आपका स्ट्रोमा से H+ पंप करेगा किधर, ल्यूमेन की तरफ, ठीक है। एक रीजन ये भी है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये PS2 है, यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर चल रहा है, और इसकी वजह से ल्यूमेन में H+ कंसेंट्रेशन आता है, प्रोटॉन आता है। अब जब ये PS2 लाइट आने से इलेक्ट्रॉन इसका रिएक्शन सेंटर से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन के पास, फिर यहाँ फियोफाइटिन से एक इसका कैरियर है प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा का H+ भी इधर पंप करता है, किधर आके ल्यूमेन में। तो दूसरा रीजन ये है कि ल्यूमेन में H+ कंसेंट्रेशन या प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बढ़ाने का। एक तीसरा रीजन और है। तीसरा रीजन ये है NADP रिडक्टेज, ये PS1 के साथ एसोसिएटेड है। ये एंजाइम लोकेटेड होता है ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब बाहर की तरफ, जिधर बिल्कुल PS2 के अपोजिट। और जब ये किसके साथ प्रेजेंट होता है, तो ये बात करेंगे तो आपका PS1 के साथ, फेरेडॉक्सिन और PS1 के साथ ये कंसर्न इसका होता है। यहाँ आप देखो इस पिक्चर को, ये PS1 है, इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड स्टेट में जाता है फेरेडॉक्सिन के पास ये, और ये NADP+ और ये H+ स्ट्रोमा का यूज करता है, NADPH में कन्वर्ट होता है। ये भी एक ऐसी मिलिट्री पावर है। अब स्ट्रोमा का H+ क्या होगा, यहां यूज हो जाएगा। जितना NADPH बनता रहेगा उतना H+ इसका स्ट्रोमा का कम होता जाएगा। अब देखना, ध्यान से समझना, फोटोलिसिस से H+ कंसेंट्रेशन यहां बढ़ेगा, प्लास्टोक्यूनॉन H+ कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा ल्यूमेन के अंदर। स्ट्रोमा से ये सारे इधर अंदर की तरफ पंप किए जा रहे हैं, और इधर स्ट्रोमा से यहाँ H+ प्रोटॉन यूज करा जा रहा है। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ड्रास्टिकली नीचे जाएगा। तीन फैक्टर हैं जो स्ट्रोमा दो फैक्टर हैं, दो साइट है जहां से स्ट्रोमा का प्रोटॉन यूज किया जा रहा है, और वो ल्यूमेन में आया। ल्यूमेन में एक साइड से तो ल्यूमेन में आ रहा है, एक में यूज किया जा रहा है, तो इधर यूज किया जा रहा है, इधर ऐड किया जा रहा है, प्लस इधर से स्ट्रोमा से ल्यूमेन में लाया जा रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ H+ प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन का या H+ का कंसेंट्रेशन ल्यूमेन में बहुत ज्यादा और स्ट्रोमा में बहुत कम हो जाता है। एंड दिस इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहाँ पे कौन है, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनका मानना था कि ये तीन रीजन है जिसकी वजह से ल्यूमेन में क्या बन जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई हो जाता है, स्ट्रोमा में बहुत कम हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा देखना, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज कर जाएगा इन नंबर, while in the lumen there is accumulation of proton. This create proton gradient across the thylakoid membrane, as well as measurable decrease in pH in the lumen. जैसे H+ कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मीडियम एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नाम आता है एटीपेज, जिसे आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, इसी का नाम आपने पढ़ा था F1 पार्टिकल, याद आ रहा है?
माइटोकॉन्ड्रिया में यही F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीसोम, याद आ रहा है, वो भगवान बजरंगबली के गधे जैसा हमने बनाया था इनर मेम्ब्रेन पे, वो यही एंजाइम है। वो एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम इधर क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। इस पिक्चर को देखना ध्यान से, ये रहा। इस पिक्चर में अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपका एटीपेज एंजाइम है। ऑक्सीसोम के मैंने 2 यूनिट बताए थे, F0 एंड F1, यही दोनों यूनिट है। F0 आपका एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में, है ना, और F1 आउटसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है ल्यूमेन में, यही प्रोटॉन इस एटीपेज से क्रॉस होता है, ठीक है। ये हाई एनर्जी आयंस है, और यही जब मूव करता है एटीपेज से, तो ये एटीपेज एंजाइम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बना देता है। ये इनका ये मानना है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इस तरह से एटीपी का सिंथेसिस होता है। जब आपको मैंने PS1 और PS2 की लोकेशन बताई थी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, तो आपको वहां भी बताया था कि ये एटीपेज की देखो लोकेशन यहाँ पे उस पिक्चर में भी दिखा था। तो ये एटीपेज इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। हाई कंसेंट्रेशन इधर H+ का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि H+ आयन या प्रोटॉन लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ये स्किप करेगा, रिलीज करेगा, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ क्या, एटीपी। ये इनका इस हाइपोथेसिस का बेसिस है। अब एटीपेज को थोड़ा सा देखना है। एटीपेज के 2 सब यूनिट्स हैं, F0 एंड F1। F0 एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। F1 की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, प्रोड्यूसेस आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा की तरफ, किधर, स्ट्रोमा की तरफ, और ये कैरियर की तरह काम करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएगा H+ का। और ये जो ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसे ये ग्रेडियंट टूटता है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन प्रोटॉन मूव करता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड स्ट्रोमा जो आपका स्ट्रोमा की तरफ जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ये आपका F0 एंड एटीपेज मतलब F1, और ये ब्रेकडाउन की वजह से एटीपी के पैकेट्स बन जाते हैं। केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए वो आपके सामने है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या चाहिए, एक तो मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसके 3 रीजन है वो आपने देख लिया, फोटोलाइसिस, एक प्लास्टोक्विनोन पंप करता है, एक NADP रिडक्टेज एंजाइम H+ का यूज करता है, और तीसरा फैक्टर चाहिए एटीपेज एंजाइम जो एटीपी का सिंथेसिस करता है उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से। एनर्जी यूज टू पंप H+ अक्रॉस द मेम्ब्रेन to create gradient और high concentration of proton within the thylakoid lumen, ये हमने देख ही लिया। एटीपेज जब ये मूव करेगा एनर्जी बन जाता है, एंड दैट्स इट। ये है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की कहानी खत्म। अब आपको एक पिक्चर जो एनसीईआरटी में, सेम यही पिक्चर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस पे इतने क्वेश्चन बनेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। जैसे इनमें से कुछ हटा दिया जाएगा, ये लेबलिंग्स कुछ हटा दी जाएंगी। जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस लेबलिंग पे होता है, होना नहीं चाहिए। यहाँ आपको यहाँ ये हटा के ये कुछ हटा के, मीन्स लेबलिंग्स को ही ABCD में कन्वर्ट करके आपसे सवाल बनाया जाएगा, पूछा जाता है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।